ट्वेल्थ कैसे हो आप सब बच्चों। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके बिजनेस स्टडीज़ का एक चैप्टर स्टाफिंग। इसके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपका पार्ट बी वाली बुक है, सेकेंड बुक जो है, उसके चैप्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टाफिंग डिस्कस करेंगे। मैं केवल स्टाफिंग में वो वाले टॉपिक्स आज आपको पढ़ाऊंगी जो आपके टर्म 2 में आएंगे। बाकी जो टॉपिक्स टर्म 2 में नहीं आएंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो थी, मैंने आज आपको बता दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे 1-2 मिनट की बात करना चाहती हूँ। बच्चों मैं आपसे बार बार अपने वीडियोस में कभी ये नहीं कहती कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करो, ये वो, मतलब मैं इस तरीके का बहुत कम आप लोगों को कहती हूँ। लेकिन कल जब मैं सडनली देख रही थी तो मुझे पता चला कि 90% ऐसे बच्चे हैं जो वीडियोस को देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। इसलिए होता क्या है कि जब वो मुझे कमेंट करते रहते हैं कि ये वाला वीडियो नहीं आ रहा है, वो वाला वीडियो नहीं आ रहा है। बच्चों बहुत सारे वीडियोस डेली आ रहे हैं, लेकिन आप लोग जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे, आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो प्लीज़, मतलब अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको पता है कि काफ़ी टाइम से मेरी जो कंडीशन है, मतलब मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, बट उसके बाद भी क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए प्लीज़। तो आप लोग जो लोग भी चैनल पे वीडियोस को देखते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। अगर हम टर्म 2 की बात करें तो इस चैप्टर में ये आप लोग चाहो तो ये आपके नोट्स भी हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से भी इनको सेव कर लो, या वीडियो सेव करना है वीडियो सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, जो करना है वो करके, या नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो फर्स्ट टॉपिक आने वाला है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टाफिंग। हमें कॉन्सेप्ट स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है बात करें, the working of an organization depend upon the human resources of the organization. The growth highly depends upon the introduction of efficient and quality staff. देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का काम, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सॉरी जो ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, मानव संसाधन पर निर्भर करता है। जिस तरीके का आपका स्टाफ होगा, आपकी ग्रोथ के चांसेस या फिर बिजनेस के ना चलने के चांसेस उस पर डिपेंड करते हैं कि आपका स्टाफ किस तरीके का है। अगर आपका स्टाफ बहुत ही एफिशिएंट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है उनके अंदर, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। ह्यूमन रिसोर्स अच्छा होगा तो ग्रोथ करेगा। तो स्टाफिंग का फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो यही होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट होता है, स्टाफिंग इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्लानिंग एंड सिलेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सॉरी बच्चों, मेरे को मतलब थोड़ा अभी कोल्ड हो रहा है, इसलिए गले में थोड़ी प्रॉब्लम है। स्टाफिंग जो होता है एक नेक्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग के बाद का। सबसे पहले आप क्या करते हो, प्लान करते हो बिजनेस करने का, देन उसके बाद में आप सिलेक्शन करते हो, सिलेक्शन के बाद आप स्टाफिंग करते हो, ठीक है। इन दिस स्टेप द राइट पीपल आर प्लेस्ड इन द राइट positions. This involve various steps like recruitment, selection, training, development, promotions, compensation and performance appraisal of the workforce. देखो, किसी भी जब आप सिलेक्शन करते हो, जब आप स्टाफिंग करते हो, होता ही है कि जब आप सही जगह पर सही इंसान को प्लेस करते हो, मतलब किसी HR, फॉर एग्जांपल आपको HR में एक कोई पर्सन चाहिए, तो आप एक ऐसे पर्सन को चूज़ करोगे जिसके अंदर लोगों को पहचानने की जो एक सेंस होती है वो बहुत अच्छी हो, ताकि जब वो लोगों का रिक्रूट करे, उनको सेलेक्ट करे, तो वो ऐसे लोगों को सेलेक्ट करे जो कि बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो और उस प्लेस पे अच्छे से काम कर पाए। वही कह रहे हैं कि सही जगह पर सही व्यक्ति की भर्ती करना, चयन करना, ट्रेनिंग कराना, उनका डेवलपमेंट करना, प्रेजेंटेशन करना, परफॉर्मेंस आदि इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद देयरफॉर स्टाफिंग इज अ मैनेजमेंट फंक्शन दैट entail hiring candidates who are a good fit for the organization by evaluating their skills and knowledge and assigning them specific roles based on their skill set. स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है जहाँ पर
कैंडिडेट को उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग सॉरी उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उन्हें एक अच्छा रोल दिया जाता है, मतलब उस जगह पर प्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी की टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो उसको एक टाइपिस्ट की जगह रखा जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। तो वही कहना चाह रहे हैं कि किसी भी एक स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, एक पोस्ट के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं, उन कैंडिडेट में से उस पोस्ट के लिए जो सबसे ज़्यादा अच्छा रोल करने वाला, मतलब अच्छा एम्प्लॉय होगा या अच्छा कैंडिडेट होगा, उसको चुन लिया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको स्टाफिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको। ये जो स्टाफिंग वाला चैप्टर है ना, ये आपके टर्म 2 में 13 मार्क्स रखता है। अगर आप ये बस जितना मैं बता रही हूँ इतना कर लेंगे ना, तो आई प्रॉमिस यू के 13 मार्क्स का इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपको इस चीज़ के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग की इम्पॉर्टेंस क्या होती है? फर्स्ट, help in discovering the obtaining components personal for various jobs। स्टाफिंग जो बहुत सारे जॉब्स होते हैं के लिए जो एफिशिएंट कर्मचारी होता है, जो सबसे एफिशिएंट पर्सन होता है, उसको ढूंढता है। देखो, मार्केट में बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, बहुत सारे जॉब्स के हिसाब से बहुत सारे कैंडिडेट्स भी अवेलेबल हैं। तो उन जॉब्स के अकॉर्डिंग जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको चूज़ करने में स्टाफिंग क्या करता है? हेल्प करता है। ये इसकी सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंस होती है। नेक्स्ट, मेकिंग फॉर हायर परफॉर्मेंस बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब। स्टाफिंग का दूसरा काम यह है कि सही काम पर सही व्यक्ति को प्लेस करना, ताकि उसकी जो परफॉर्मेंस हो वो बहुत अच्छी हो। क्योंकि जिस आदमी को जो काम आता है, जिसको टाइपिंग आती है, अब आप उससे काम एचआर का करवा रहे हो तो वो डेफिनेटली नहीं कर पाएगा, है ना, बिकॉज उसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है। तो आप उससे टाइपिंग ही कराओ, आप उसको टाइपिस्ट का ही जॉब दोगे तो ही वो अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। नेक्स्ट, इंश्योर द कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर द एंटरप्राइजेस। सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन में जो कंटिन्यू उसका सर्वाइवल और ग्रोथ है उसको सुनिश्चित करता है क्या? स्टाफिंग। आपकी स्टाफिंग जितनी अच्छी होगी, आप हमेशा देखेंगे जितनी बड़ी कंपनीज़ की अगर हम बात करेंगे तो उनमें होता क्या है कि उनकी स्टाफिंग का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि हर एक पर्सन अपना काम बिल्कुल शिद्दत के साथ कर रहा होता है, तभी वो कंपनी इतना ऊपर पहुंचती है और उनमें उनकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्ड्स फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। कर्मचारी जो होते हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब योगदान के लिए उनको उनकी जो अच्छा परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे उनको क्या किया जाता है, मतलब रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं, जिससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसका मनोबल बढ़ता है, एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है और उसका मोरल भी जो होता है वो बूस्ट होता है ना। जब आप कोई काम करते हो, अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 13 मार्क्स मैं आपके कंफर्म करा दूंगी, तो आप पूरा चैप्टर आराम से पढ़ोगे, क्योंकि आप अब सेटिस्फाइड हो कि ठीक है ये 13 मार्क्स हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे, मैम पढ़ा रही है 13 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो वही जब आप इस तरीके के रिवॉर्ड्स देते हो तब क्या होता है कि उनका सेटिस्फैक्शन भी होता है और उनका मोरल भी बूस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका यहाँ से आएगा वो आएगा प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग में फर्स्ट दिया हुआ है एस्टिमेट द मैन पावर रिक्रूटमेंट। जब हम स्टाफिंग करते हैं या जब कोई भी कंपनी स्टाफिंग करती है, स्टाफ को सेलेक्ट करती है, उस टाइम पे क्या होता है कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले हमें एस्टिमेट लगाना होता है कि ठीक है इस टाइम मुझे 20 मैन पावर चाहिए, मतलब 20 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले आप क्या करते हो? एस्टिमेट लगाते हो। सेकेंड, रिक्रूटमेंट। जब आप एस्टिमेट लगा लेते हो, जब आपको पता चल गया है कि मुझे 20 लोग चाहिए, 20 लोग चाहिए मुझे, फिर आप क्या करते हो? रिक्रूटमेंट स्टार्ट करते हो कि अब आप रिक्रूटमेंट मतलब चयन करना शुरू करते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है सिलेक्शन, फिर आप
चयन करते हो, फिर आप सेलेक्ट करते हो लोगों को। देन प्लेसमेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स, जब आप लोगों को सेलेक्ट कर लेते हो, आप फिर क्या करते हो, आपके प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं जैसे प्लेसमेंट होता है ना कि जैसे जब हम स्कूल में, जब हम कॉलेजेस में होते हैं तो हमारे कॉलेज में कंपनीज आती है, वो आपको प्लेस करती है अपनी जॉब के लिए, साइन कर लेती है कि ठीक है हाँ हम अपन हमारे ऑफिस में या हम आपको इस जॉब के लिए साइन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आपको जॉब पे रखने से पहले कंपनीज क्या करती हैं, जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो आपको ट्रेनिंग करवाती हैं, किस लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए। जब आप 15 डेज़ की या 1 मंथ की ट्रेनिंग कर लेते हो तो आप फिर अच्छा मतलब जो आपकी परफॉर्मेंस होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, आप काम को सीख पाते हो। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या क्या हो गया, आपको मैन पावर पता चल गया कितना चल गया, आपने रिक्रूटमेंट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, यहाँ पे आपने उनको प्लेस कर लिया, आपने उनको दे दिया कि हाँ ठीक है आप हमारे यहाँ जॉब करोगे। देन आप उनको ट्रेनिंग कराओगे। उसके बाद में परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है सॉरी आप उनकी परफॉर्मेंस को जज करके उनको अप्रेजल देते हो। आपने देखा कि ये अच्छा काम कर रहा है, जब आपको ट्रेनिंग रेनिंग, तो आप उनको परफॉर्मेंस को देखते हो। उसके बाद आप उन्हें प्रमोशन करते हो। जब आप देखते हो वो काम अच्छा कर रहा है तो आप उनको प्रमोट करते हो। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल चैप्टर है यहाँ से, बट 13 मार्क्स आपके यहाँ पे पूरे हो जाएंगे। रिक्रूटमेंट क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है। रिक्रूटमेंट क्या होता है, अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में समझाऊं, चलो पहले ये पढ़ लेते हैं फिर समझाती हूँ। रिक्रूटमेंट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड एस्टिमेटिंग दैम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। जैसे जो भर्ती होती हैं, मतलब जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है वो सर्च करता है, ढूंढता है, तलाश करता है जॉब के लिए, जो जो लोग अप्लाई करते हैं उनको जॉब के लिए ढूंढता है और उनको क्या करता है, प्रेरित करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। जब आप रिक्रूटमेंट करते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो उस जॉब के लिए आपको बेस्ट एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, मतलब कैंडिडेट चाहिए होते हैं, पहले वो उनको ढूंढते हैं और उनको आपके पास जॉब करने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। दूसरी चीज़, सिलेक्शन एट द मीन टू चूज द बेस्ट फॉर्म अमंग द एप्लीकेंट्स मेजरली बाय इंटरव्यूइंग एंड कंडक्टिंग सिलेक्शन टेस्ट। दूसरी चीज़, सिलेक्शन का मतलब होता है चयन करना, ठीक है, चूज़ करना। चयन का अर्थ होता है कि जितने भी आप लोगों के यहाँ एप्लीकेंट्स हैं, जिन्होंने आपको एप्लीकेशंस भेजी हैं कि हाँ हम आपके यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, उसमें से सबसे आप जिसको सेलेक्ट करना चाहते हो, मतलब जैसे आपके यहाँ 2 लोगों की अभी वैकेंसी है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि 2 एप्लीकेशंस आएंगी आपके पास, मान लीजिए एप्लीकेशंस आई 50 या 30 या 45 या जितनी भी एप्लीकेशन है, उनमें से आपको 2 बेस्ट लोगों को चूज़ करना है, उनका इंटरव्यू लेना है और उनका टेस्ट लेना है। मतलब वो डिपेंड्स करता है कि कंपनी टू कंपनी के पहले वो कोई रिटन टेस्ट लेती है, देन इंटरव्यू लेती है, या वो जिस भी तरीके से आपसे इंटरव्यूज़ करना चाहते हैं वो होता है। देन नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। वंस द एम्प्लॉय इज सेलेक्टेड ही इज़ गिवन द पोस्ट। जब एक बार किसी को प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन एक बार हो जाती है तो कर्मचारी का चयन होने के बाद उसे क्या कर दिया जाता है, पोस्ट दे दी जाती है, उसको चयन कर लिया जाता है। जब आप किसी को मेरे यहाँ 40 मैंने एप्लीकेशंस आई, उनमें से मैंने जब 2 लोगों को सेलेक्ट कर लिया, जितनी की मुझे वैकेंसीज चाहिए थी, मेरे यहाँ 2 वैकेंसीज थी, मुझे 2 एम्प्लॉय चाहिए थी, जब मैंने उन्हें ले लिया, उनको प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, उसके बाद जब एम्प्लॉय सेलेक्ट हो जाता है तो हम उनसे क्या करते हैं, उनको उनकी पोस्ट दे देते हैं कि ठीक है अब आप ये काम करेंगे और अब आप इस चेयर पे बैठेंगे, या फिर आप मतलब इस डिपार्टमेंट में आपको यहाँ बैठना है, आपको ये काम करना है, वो वाली उनको पोस्ट दे दी जाती हैं। उसके बाद में सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, मुझे लगता है कि ये इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। क्या होते हैं, द फॉलोइंग आर द 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। 2 इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं रिक्रूटमेंट के। फर्स्ट, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट।
These refer to fill post from within the organization by way to transfer the promotions. इसमें क्या होता है, इंटरनल का मतलब आप समझते हैं ना, इंटरनल का मतलब होता है अपने ऑफिस के अंदर से ही लोगों को प्रमोट करना और उनको ट्रांसफ़र करना। अभी एक चीज़ याद रखना, ना बाहर एप्लीकेशंस के लिए बोला जाएगा, बाहर के लोगों को नहीं बताया जाएगा कि हमारे यहाँ वैकेंसी है और आप आओ। अभी हम सिर्फ इंटरनल सोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें ट्रांसफ़र और प्रमोशंस ऑर्गेनाइजेशन के भीतर के जो लोग होते हैं, जो पहले से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वही करते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। फर्स्ट, कौन कौन से टाइप होते हैं? प्रमोशन, इट मीन्स शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोस्ट कैरिंग हायर सैलरी, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रमोशन क्या होता है? देखो, जब आप अपने ही एम्प्लॉय में से लोगों को, जो आपके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंटरनल सोर्सेस। सॉरी। अब उनके दो टाइप होते हैं, पहला होता है प्रमोशन और दूसरा होता है ट्रांसफ़र। प्रमोशन क्या होते हैं? आपके यहाँ पे कोई मतलब मान लीजिए कि मिडिल लेवल वाले पे काम करता था, आपने उसकी परफॉर्मेंस देखी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, आपने उसे प्रमोट करके जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रमोशन। प्रमोशन में क्या होता है? हायर पोस्ट दे दी जाती है आपको, एम्प्लॉय को, कैरिंग हाई सैलरी, उसको हाई सैलरी दे दी जाती है, उसका स्टेटस बढ़ जाता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि जब आपकी पोस्ट बढ़ती है, आप दूसरे किसी हायर पोस्ट पे जाते हो, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती हैं। ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र, इट रेफर टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ सिमिलर जॉब विथ नो चेंज इन सैलरी, स्टेटस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ट्रांसफ़र क्या होता है? जैसे कोई मुझे मेरे यहाँ मिडिल वाले जो लोग काम करते हैं, मिडिल, आपने पढ़ा है ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। मिडिल वाले पे मेरे यहाँ 2 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, मैंने एक में से उसको शिफ्ट करके किसी दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया, है ना। तो ना उसकी सैलरी बढ़ती है, ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, ना ही स्टेटस में कोई चेंज आता है, सिर्फ एक जगह से उठा के दूसरी जगह भेज दिया जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि उसे उसी वाली ब्रांच में ट्रांसफ़र किया जा रहा है या किसी और ब्रांच में ट्रांसफ़र कर दिया है, वो डिपेंड। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इंटरनल सोर्सेज के एडवांटेजेस की बात करें, तो एडवांटेजेस क्या होती हैं? देखो, यहाँ पे पहला दिया है इकोनॉमिकल सोर्स। देखो, जब भी आप अपने ही अंदर जो स्टाफ के लोग काम कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में 200 लोग काम कर रहे हैं, आप उन्हीं में से लोगों को प्रमोट कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमिकल सोर्स है वो बहुत ही किफ़ायती होता है। आपको कुछ अलग से खर्चा नहीं करना है। जैसे जब आप ऐसा नहीं करना है कि आपको कोई बाहर से, जब आप लोगों को बुलाते हो तो उसमें खर्चा ज़्यादा होता है, आपको बाहर एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है न्यूज़पेपर के थ्रू या आप टेलीविज़न के थ्रू, जैसे भी, वो सब आपको नहीं करना पड़ता। तो पहली चीज़ तो कि ये बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होता है। सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इसमें जो चयन की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। क्यों होती है सिंपल? देखो, होता क्या है, पहले से पता होता है कि ये एम्प्लॉय ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो पिछले 5 साल से या 6 साल से आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आपको पता होता है कि वो कैसा काम कर रहा है, इसलिए ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है। मोटिवेट एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। क्यों होते हैं? उनको पता है कि आज अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 50,000 रुपये की सैलरी पर काम कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि मेरे को प्रमोट करके जब मुझे प्रमोशन मिलेगी तो मुझे क्या है, इससे सैलरी बढ़कर मिलेगी। तो हर जो एम्प्लॉय है वो अच्छे से काम करता है, तो क्योंकि वो जानता है कि हमें सैलरी बढ़कर मिलेगी, है ना, तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। नो नीड फॉर ट्रेनिंग। अब इसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर एम्प्लॉय को, आपके जो 200 लोग आपकी कंपनी में अभी काम कर रहे हो, उनको तो आपके काम करने का तरीका पहले से ही पता है ना, तो उनको किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और जो अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती भी है तो बहुत कम दिनों की ट्रेनिंग से काम चल जाता है। वो भी कैसे? अगर किसी को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो वो साथ में वो वाला काम भी सीखता रहता है ना, तो अलग से कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती। सेंस ऑफ सिक्योरिटी। दूसरी चीज़,
अगर हम देखें कि इसमें क्या होता है, बहुत ही सुरक्षा होती है, मतलब सुरक्षा की भावना होती है, सिक्योरिटी के भावना होती है। उसका रीज़न ये है कि वो एम्प्लॉय को आप पिछले काफ़ी समय से जानते हो, ठीक है। तो आपकी जो भी दिमाग में रहता है कि ऐसा ना हो कि ये एम्प्लॉय ट्रेनिंग तक काम करे, हमसे पैसा ले और फिर चला जाए 15 दिन, तो हमारी मेहनत वेस्ट हो जाए, वो सारा यहाँ पे नहीं होता। नो प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट का भी कोई दिक्कत नहीं होती। एडजस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि वो एम्प्लॉय पहले से उस माहौल में 2 साल से, 5 साल से या 10 साल से काम कर रहा है, तो ना उसे आपके साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती है, ना आपको उसके साथ एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम होती है। होप आपको ये एडवांटेज ईजी लगे होंगे, मतलब इनसे ईजी एडवांटेजेस मिलना थोड़ा मुश्किल है ना, तो आप लोग नोट कर लेना। इसके बाद में लिमिटेशंस की बात करते हैं। देखो लिमिटेशंस क्या होती हैं। नो स्कोप फॉर फ्रेश टैलेंट, बिल्कुल सही बात है। वो 200 लोग आपके यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, तो आप कभी फ्रेश टैलेंट को मौका ही नहीं दे पाते अगर आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट कर रहे हो तो, ठीक है। क्योंकि जिस आदमी के काम करने का तरीका जैसा है वो वैसा ही रहेगा, तो आप फ्रेश टैलेंट कहीं से मतलब का जो स्कोप है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है अगर आप इंटरनल सोर्सेज से रिक्रूट कर रहे हो। नॉट सूटेबल फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन नई है तो ऑब्वियसली मतलब आप इंटरनल सोर्सेज कर ही नहीं सकते। मेरी 2021 में कोई ऑर्गेनाइजेशन खुली है तो इंटरनल सोर्सेज का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि मुझे पूरा नया सिलेक्शन ही आउटसोर्स मतलब एक्सटर्नल सोर्सेज से ही मुझे रिक्रूटमेंट करने पड़ेंगे, इंटरनल सोर्सेज से मैं रिक्रूटमेंट नहीं कर सकती। लैक ऑफ कंपटीशन, हमेशा ऐसा होता है कि इंटरनल सोर्सेज में क्या होता है, लोग देखो हर कंपनीज में कभी कभी थोड़ी थोड़ी पॉलिटिक्स चलती है, तो लोगों को क्या लगता है कि यार फालतू में कंपटीशन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि प्रमोशन तो उसी का होने वाला है ना। तो इसलिए कंपटीशन की जो भावना होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। सॉरी, जो रवैया होता है ना काम करने का वो बहुत ही ज़्यादा धीरे हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कभी लोग सोर्स के थ्रू उनका प्रमोशन हो जाता है, कभी किसी को किसी के साथ कनेक्शंस अच्छे हैं तो उससे प्रमोशन जाते हैं, तो जो रवैया होता है वो बहुत ही सुस्त होता है। लो प्रोडक्टिविटी, आपको पता ही है कि जो अगर आप इंटरनल सोर्सेज कर रहे हो तो आपका नया टैलेंट तो कुछ आ नहीं रहा है, जो पुराना टैलेंट था वही टैलेंट है आपके पास में, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी उतनी रहती है जितनी पहले से होती है, कुछ नया प्रोडक्टिविटी नहीं होती। लिमिटेड चॉइस, आपके पास ना बहुत लिमिटेड चॉइस होती है, मतलब आपको पता है आपके पास एक काम करने के लिए, सेम टाइप का काम करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ होंगे, 2, 5, 4, 6, 10, है ना। आपके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है। उसके बाद में दूसरा टाइप जो आता है, हमने पहला टाइप देखो यहाँ पे क्या पढ़ा, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में फर्स्ट टाइप क्या था, इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का पूरा देख लिया, अब पढ़ते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज क्या होते हैं। दीज नाम से पता चल रहा है, दीज रेफर टू रिक्रूटमेंट ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर से रिक्रूट किए जाते हैं। अब यहाँ इंटरनल सोर्सेज नहीं है, जो एम्प्लॉयज़ पहले से कंपनी में काम कर रहे थे वो लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, बाहर से नए लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। आपको पता ही है कि इंटरनल सोर्स जब आप बाहर से ले कर रहे हो तो आपके जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे थे वो कहीं और काम करेंगे, जो कहीं और काम कर रहे थे, जो कहीं का नया टैलेंट था वो अब आपके यहाँ काम करेगा। कैंपस रिक्रूटमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होते हैं, आप कैंपस मतलब जो कॉलेज कैंपस होते हैं या फिर आप कैंप्स लगा के रिक्रूटमेंट कर सकते हो। दूसरा कैजुअल कॉलर्स, आप नॉर्मली किसी को कॉल करके, मतलब नॉर्मली से मतलब अगर आपके यहाँ कोई काम करने में इंटरेस्टेड है, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, उसके बाद में आप कॉलिंग के थ्रू भी रिक्रूट कर सकते हो। कैजुअली आप कॉल करके बात कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मतलब वो उसके काम करने का तरीका कैसा है, आप कैसा काम चाहते हो, सैलरी क्या है, वो सारी चीज़ें आप कैजुअल कॉल में डिस्कस कर सकते हो। एडवर्टाइजमेंट, आप जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्रूटमेंट करते हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, क्योंकि बाहर के लोगों को कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपनी में अभी कोई वैकेंसीज़ हैं, तो आप वो कैसे कर सकते हो, न्यूज़पेपर से कर सकते हो, जर्नल से कर सकते हो, टेलीविज़न से। आजकल आप देखते हो टीवी पे बहुत सारी कंपनीज अपने ऐड करती है, मतलब मोस्टली।
वेब पब्लिशिंग के थ्रू आप एक्सटर्नल सोर्सेज से कर सकते हो रिक्रूटमेंट्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आप कर सकते हो। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कैसी होती है? आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, देन उसके बाद में लोग आपके यहाँ वॉक इन इंटरव्यूज़ देने आएंगे और आप वहाँ से डायरेक्टली लोगों को सेलेक्ट कर सकते हो। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्ट्स, देखो आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करने लगी हैं कि वो खुद लोगों को सेलेक्ट नहीं करती, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है। वो क्या करती है, प्लेसमेंट एजेंसीज से बात कर लेती हैं और उनको अपनी रिक्वायरमेंट बता देती हैं। वो एजेंसीज दूसरी कंपनी के लिए, एक्स कंपनी के लिए कैंडिडेट को सेलेक्ट करती हैं और वहाँ पे भेजती है। उनका कुछ कमीशन होता है, वो आपस में देख लेते हैं। नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है? कर्मचारी, जैसे मान लीजिए मैं पहले से किसी कंपनी में काम करती हूँ और आप में से किसी ने मुझसे कहा कि मैं भी वहाँ जॉब करना चाहता हूँ या मुझे जॉब चाहिए, तो मैं भी किसी को मतलब रिकमेंड कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि मेरे वो एक फ्रेंड हैं, वो मतलब काम करना चाहता है, या मेरे कोई रिलेटिव हैं, कोई और हैं जिनको मैं जानती हूँ। तो ऐसे रिकमेंड करके भी आप किसी को मतलब एक्सटर्नल सोर्स, वो भी एक तरीके का एक्सटर्नल सोर्स ही है, क्योंकि वो हमारी कंपनी में पहले से काम नहीं करता, वो बाहर की कंपनी में काम करता है। अब एक्सटर्नल सोर्सेज एडवांटेजेस की बात करें अगर एक्सटर्नल सोर्सेज की, तो पहली एडवांटेज है क्वालिफाइड पर्सन्स। जो भी लोग काम करने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, मतलब काम करने के योग्य होते हैं, आप उनको चूज़ कर लेते हो। तो आपका क्या होता है, वो जो प्रॉब्लम थी इंटरनल सोर्स में कि नया नया टैलेंट नहीं आता, वो वैसा यहाँ पे नहीं होता। बाहर का नया टैलेंट निकल कर आ रहा है, मतलब किसी ने इसी साल नई ना अभी मतलब लास्ट ईयर ही इंजीनियरिंग करा है, तो उसके पास में टैलेंट ज़्यादा होगा, मतलब नई टेक्नोलॉजीज़ पे उसने काम किया होगा, बजाय कि जिसने 2000 में काम किया था। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद में आपके पास जो चॉइसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप किसी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हो, तो जहाँ पे 20 लोग आपके, 20 लोगों की आपको रिक्रूटमेंट करनी है, तो वहाँ पे कम से कम नहीं तो 2-2,500-3,000 लोग, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो आपके पास जो चॉइसेस होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। फ्रेश टैलेंट, मैंने आपको बताया, आप फ्रेश टैलेंट होता है, मतलब अगर आप खुद ही सोचिए ना, 2001 बैच था जो 2000 में निकला हुआ था, पास आउट था, एक बैच है जो 2021 में पास आउट है, तो टैलेंट, फ्रेश टैलेंट कौन सा होगा, उसको आप चूज़ कर सकते हो। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, इसमें क्या होता है, जो कंपटीशन की भावना होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये इसकी एक एडवांटेज है। टेक्निकल नॉलेज, बिल्कुल, जो फ्रेश टैलेंट होगा उसमें टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा होगी, उसको नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में ज़्यादा पता होगा। उसके बाद लास्ट आज का टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। पहला है डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ। जो अभी आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो इससे बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा असंतोष होता है उनमें। क्यों होता है? क्योंकि उनको हमेशा ये पता लगता है ऐसा कि जो मेरा जॉब है वो सिक्योर नहीं है, क्योंकि जैसे ही नया टैलेंट आएगा मुझे हटा सकते हैं, अगर मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया तो मुझे हटा सकते हैं। तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। दूसरा है लेंदी प्रोसेस। जो प्रोसेस होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। क्यों लंबा होता है? पहले आपको एडवर्टाइजमेंट देनी होगी, वो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसा नहीं होगा कि आपको चूज़ करना है कि मैं टेलीविज़न पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हूँ, मैं वेब पे एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हूँ, मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना चाहती हूँ, मैं जर्नल्स में एडवर्टाइजमेंट देना चाहती हूँ। उसके बाद आपको एक टाइम देना पड़ेगा ताकि वो जो कैंडिडेट्स हैं वो उस एडवर्टाइजमेंट को देखें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट को देखेंगे और मतलब अप्लाई करेंगे, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर। तो प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेंदी होता है। उसके बाद में कॉस्टली प्रोसेस। ऑफ कोर्स ये एक बहुत कॉस्टली प्रोसेस है, एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च होता है। जब आपके यहाँ कैंडिडेट्स आते हैं तो आपको उस पर भी काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, तो ये एक बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। हायर रेट ऑफ एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। कर्मचारी टर्नओवर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई, मतलब उसका जो टर्नओवर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट होता है।
आई होप बच्चों कि आपको ये वाला समझ में आया होगा। इस वाले चैप्टर में एक टॉपिक और रह जाता है, HRM इस बार आपका हटा दिया गया है तो वो आपका नहीं आएगा, एक छोटा सा टॉपिक और रह जाता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप आपको पसंद आया होगा। आप याद रखिएगा ये वाला प्लीज़, है ना। जो बच्चे देख रहे हैं आप प्लीज़ उन 90% लोगों में मत होइए जो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं कर रहे हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इससे इजी लैंग्वेज आपको मिलना बहुत मुश्किल है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को सेव कर लेना। पसंद आ रहा है तो एक लाइक भी कर दिया करो यार, एक अच्छा सा कमेंट कर दो, अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।